नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे कि इनका आखिर प्रारंभ कहाँ से हुआ मराठाओं का और कहाँ तक ये अपने वंश को लेकर गए या इन्होंने कहाँ तक अपने साम्राज्य को फैलाने का कार्य किया। और इसी बीच में मराठा में ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उभर कर आएंगे सामने, शिवाजी। और शिवाजी के बाद यदि किसी की भूमिका होगी तो वो होगी पेशवाओं की। और पेशवाओं के बाद में जो आंगल मराठा युद्ध होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो वो आंगल मराठा युद्ध जो होंगे वो मराठे और अंग्रेजों के बीच होंगे। कौन कौन अंग्रेज होंगे वो हम सब कुछ यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और ये हमारी यूनिट नंबर 3 होगी। देखो, ये जो वीडियो है डेली आपको 8 AM पर मिल जाती है। तो आप डेली आप 8 AM पर आप इसका यूज कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मराठों का प्रारंभिक इतिहास। यदि हम प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि थोड़ा सा मराठों के बारे में देखना है कि प्रारंभ में आखिर जो शिवाजी के फादर कौन थे, मदर कौन थे, या शिवाजी के फादर से पहले भी कोई था। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पहले मराठों का प्रारंभिक इतिहास देखेंगे और फिर देखेंगे हम शिवाजी के बारे में। और शिवाजी के बारे में जो रहेगा हमारा समय काल, वो 1627 से 1680 के बीच का रहने वाला है। तो शिवाजी के बारे में देखेंगे पहले, उसके बारे में शिवाजी का प्रशासन किस तरह से था, फिर प्रांतीय प्रशासन किस तरह से था, उसके बाद में शिवाजी ने भू राजस्व के लिए क्या व्यवस्था अपनाई थी और अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी सैन्य व्यवस्था थी। उसके बाद में हम देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों को कि कौन कौन शिवाजी के उत्तराधिकारी आएंगे, जैसे संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद ये पेशवा बनेंगे। तो 1680 से ये 1691 तक रहेंगे आपके, सॉरी 89 तक रहेंगे, 1689 तक रहेंगे। उसके बाद में राजाराम आएंगे। राजाराम जो बनेंगे वो 1690 से 1700 ईस्वी तक शासन करेंगे। उसके बाद में ताराबाई आएंगी। ताराबाई जो 1700 से 1708 तक शासन करेंगी। और फिर उसके बाद में आएंगे साहू जी। और साहू जी जो होंगे वो 1707 से 1749 तक शासन करेंगे। उसके बाद में राजा राम द्वितीय आएंगे। तो राजा राम द्वितीय 1749 से 1750 ईस्वी के बीच में ये शासन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो काल शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा, वर्चस्व शुरू हो जाएगा पेशवाओं का। पेशवाओं का, और वो कैसे काल शुरू होगा वो भी देख लेते हैं जरा। तो पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति कैसी थी। सबसे पहला जो पेशवा बनेगा वो बनेगा बालाजी विश्वनाथ। और ये 1713 से लेकर 1720 तक रहेगा। उसके बाद में बाजीराव प्रथम आ जाएगा। और यही इस पेशवाओं में यदि हम देखें तो, या फिर पूरे मराठा साम्राज्य में देखें तो शिवाजी के बाद में यही सबसे शक्तिशाली पेशवा उभर कर आएगा, बाजीराव प्रथम। और इसी की पत्नी थी बाजीराव की मस्तानी, जो आपने फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, इसी पर आधारित है। उसके बाद में आप जो आपका बालाजी बाजीराव आ जाएगा 1740 से 1761 के बाद में। और उस 61 के बाद में आ जाएगा आपका कौन, सदाशिव भाव। और 61 के बाद तो क्या हो जाएगी, कहानी इनकी समाप्ति की ओर प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध जो होगा वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होगा, जिसमें मराठाओं की क्या होगी, पूर्णतः हार हो जाएगी। तो शुरुआत करेंगे हम। और उसके बाद में मराठा युद्ध देखेंगे। देखो, 3 मराठा युद्ध होंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो शुरुआत करते हैं, देखो, मराठों के प्रारंभिक इतिहास से। तो जो शिवाजी के आदि पूर्वज थे, आदि पूर्वज का मतलब बहुत पहले के जो पूर्वज थे, मतलब एक दो पीढ़ी के पहले के पूर्वज पूर्वज थे, वो सिसोदिया वंश के यहाँ रहते थे। सिसोदिया वंश कहाँ चलता था, तो वो मेवाड़ में चलता था सिसोदिया वंश। तो शिवाजी के आदि पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, तो ये माना जाता है इनको ऐसा। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर 1303 में आक्रमण करा, तो इसी युद्ध के बाद सुज्जन सिंह यहाँ से पलायन करके महाराष्ट्र आ गए। जो सुज्जन सिंह कौन थे, सुज्जन सिंह शिवाजी के पूर्वजों में से एक थे। यह के और इन्हीं की 5वीं पीढ़ी का था उग्रसेन। मतलब सुज्जन सिंह के बाद 5 पीढ़ियां और आई, और 5 पीढ़ी में ही कौन सा था, 5वीं पीढ़ी का था उग्रसेन। और इसके 2 पुत्र थे उग्रसेन के, करण सिंह और शुभकर्ण। तो करण सिंह, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती करण सिंह के बारे में। और जबकि शुभकर्ण के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और ये पता लगता है कि इसके इनके भी तो पुत्र थे। इनका भी पुत्र था कौन सा, इनका पुत्र था भोसले।
और भोसले के पुत्र बालाजी भोसले थे। तो भोसले के पुत्र कौन हुए? बालाजी भोसले। और इन बालाजी भोसले के दो पुत्र हुए, मालोजी और बिठूजी। तो ये थोड़ा सा एक देखो हायरार्की थोड़ी सी याद रखना, वैसे ज्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता प्रारंभिक इतिहास के बारे में, लेकिन शिवाजी से खूब भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ले लेना, क्योंकि हम देखो मराठाओं को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी जरूरी है। पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। उसके बाद में मालोजी थे। जो मालोजी थे वो अहमदनगर आ जाते हैं, और अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ ये नौकरी कर लेते हैं, और इन्होंने अपने पास कुछ घोड़े भी इकट्ठा कर लिए थे धीरे धीरे। और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने मालोजी को सेना में भर्ती कर लिया, और इस प्रकार इन्हें पूना की क्या मिल गई? सूबेदारी मिल जाती है पुणे की। 1605 में मालोजी के पुत्र शाहजी का विवाह लखोजी यादव की पुत्री जीजाबाई से हो गया। देखो मालोजी के पुत्र थे शाहजी, और शाहजी का विवाह हुआ किससे? लखोजी यादव की पुत्री थी जीजाबाई। तो जीजाबाई से इनका विवाह हुआ था, और 1620 में क्या हो जाती है? मालोजी की मृत्यु हो जाती है, और शाहजी जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं। जो ये शाहजी थे इनके पुत्र थे, किसके? मालोजी के। मालोजी के पुत्र कौन? शाहजी। और ये शाहजी ही कहाँ चले जाते हैं? जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं। जहांगीर ने किस वर्ग में शामिल किया? उमरा वर्ग। उमरा वर्ग को बोलते थे उच्च वर्ग। तो जहांगीर ने इन्हें उच्च वर्ग में शामिल किया। उसके बाद में भातवाड़ी का युद्ध होता है 1624 ईस्वी में। और भातवाड़ी के युद्ध में जो किसके बीच हुआ? वो अहमदनगर और मुगलों के बीच हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? अहमदनगर की जीत होती है। याद करो जब हमने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा था। और 1630 में शाहजहां ने इन्हें क्या कर दिया? 5,000 का मनसब दिया, क्योंकि इस युद्ध को जीतने में इन्होंने मालोजी ने शाहजी ने अहम भूमिका निभाई थी। और अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा की हत्या होने के बाद शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई? शाहजी के हाथ में आ जाती है। मतलब दक्षिण भारत के शाहजहां जो जो दक्षिण भारत की शासन प्रणाली थी, या जो व्यवस्था थी, जो वहां का सुल्तान बनने वाला था, वो कौन किसके हाथों में जा रही थी? बागडोर शाहजी के हाथों में जा रही थी। तो बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को 4 लाख की जागीरें और दे दी। तो इससे क्या हुआ? इससे इनका एक सामंतवादी जो सपना था वो साकार होने के कगार पर था। और 1664 में क्या होता है कि शाहजी की घोड़े से गिरकर अचानक मृत्यु हो जाती है। इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अब बात आती है शिवाजी की। शिवाजी के पिता कौन थे? तो संभाजी थे, ओ सॉरी शाहजी थे, जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। अब देखो इनका जन्म जो होगा 1627 ईस्वी में होगा, इसीलिए माना जाता है कि 1627 से, और मृत्यु कब होगी? 1680 में होगी। तो 1627 से 1680 के बीच का काल शिवाजी का माना जाता है। कहाँ हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, सिवनेर के किले में हुआ था। माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी था, और इनके बड़े भाई भी थे। बड़े भाई का नाम जो था वो संभाजी था। उसके बाद में इनके गुरु भी थे, गुरु रामदास। और इनका पहला सैनिक अभियान किस पर हुआ? बीजापुर का आदिल शाह के विरुद्ध हुआ था। जो बीजापुर का शासक था आदिल शाही वंश, इसके विरुद्ध हुआ था यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर किसको जीत लिया? सिंहगढ़ के किले को जीत लिया। उसके बाद में 1646 में तोरण तथा मुरम्बगढ़ के किले को जीतते हैं, 1646 ईस्वी में। फिर 1649 में गोंडाना की विजय की थी इन्होंने। फिर 1654 में पुरंदर के किले को जीता। 1656 में जुन्नार के किले को जीता। और 1657 में शिवाजी का युद्ध अंग्रेजों से औरंगजेब से हुआ। लेकिन शिवाजी को पीछे हटना पड़ा इस युद्ध में, क्योंकि औरंगजेब जो था देखो, मुगल साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, और औरंगजेब के समय में तो बहुत ही ज्यादा था। और औरंगजेब क्या था? एक कट्टर मुसलमान भी था। ये अपने धर्म को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब देखो यहाँ तो पीछे हटना पड़ा, लेकिन इससे पहले शिवाजी ने बहुत सारे किले जीत लिए थे। तो इस प्रकार शिवाजी के पास कितने किले हो गए? 100 से ज्यादा किले हो गए थे। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा किले शिवाजी के हाथ में थे। नेक्स्ट 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था। अफजल खां कौन था? देखो अफजल खां जो था वो सूबेदार था, या फिर ये कह लो कि सेनापति था। इसका बीजापुर के सुल्तान का, इसका। और अफजल खां इस युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। शिवाजी इसे भी इसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं। उसके बाद में 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां और बीजापुर के सुल्तान ने संयुक्त रूप से शिवाजी पर आक्रमण कर दिया, जहां क्या हो जाती है? शिवाजी की हार हो जाती है। इसका मतलब शिवाजी 1663 के युद्ध में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाइस्ता खां मिला और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही वंश जो चल रहा था वहां पर, उन दोनों ने मिलकर शिवाजी पर आक्रमण करा, जिस कारण क्या हुआ? शिवाजी की हार हो जाती है।
1663 में शाइस्ता खान पर पूना में रात में ही हमला कर दिया। क्यों? वो शाइस्ता खान ने जो मदद की थी आदिल शाही वंश की, उसकी वजह से उसका बदला लेना चाहते थे शिवाजी। इसी वजह से क्या हुआ, शाइस्ता खान, देखो पहले क्या होता था कि रात में आक्रमण नहीं होता था, लेकिन शिवाजी का उद्देश्य केवल एक ही था, जीत, केवल और केवल जीत। ये दिन और रात नहीं देखते थे। तो इसी वजह से क्या करा कि शाइस्ता खां पर जो पुणे में अपने महल में आराम कर रहा था ये, उसी पर रात में इसमें हमला बोल दिया गया। और शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। ये यहाँ से भाग तो गया। इसमें क्या हुआ, शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां और फतेह खां की 6 पत्नियां थी, ये युद्ध में मारी गई। इस प्रकार दक्कन में मुगलों की मान प्रतिष्ठा को ठेस लगी पूरी तरीके से। अब देखो, जो शाइस्ता खां था वो कौन था, वो मुगल सेनापति था, मुगल सेनापति। और जो दक्कन में हो रहा था इसको भली भांति औरंगजेब देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, ये जो शाइस्ता खां था इसको यहाँ से सेनापति के रूप में हटाया और इसे बंगाल भेज दिया जाता है बाद में। उसके बाद में शिवाजी 1664 में अगले ही साल शिवाजी क्या करते हैं, सूरत की लूट करते हैं, जो किसके एकाधिकार में थी, औरंगजेब के एकाधिकार में। ये क्षेत्र औरंगजेब के एकाधिकार में आता था, इसी वजह से शिवाजी ने यहाँ की लूट भी की थी। और 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह भी कौन थे, औरंगजेब के सेनापतियों में से या महान सेनापतियों में से एक थे। और मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया। इसने शिवाजी को एक के बाद एक किले के मतलब शिवाजी के एक के बाद एक किले जीतने शुरू कर दिए इसने। लेकिन शिवाजी ने अंततः क्या कर ली, पुरंदर की संधि कर ली। इसके साथ में आप ये कह लो कि जयसिंह के बीच में हो गई, या फिर आप ये कह लो कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हो गई, क्योंकि ओवरऑल जो राजा जयसिंह था वो किसकी तरफ से लड़ रहा था, वो औरंगजेब की तरफ से ही लड़ रहा था। और इस संधि में यह हुआ कि शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। अब देखो, इतने भारी किले जो इतनी मेहनत से जीते गए हों और वो 23 किले एक संधि के द्वारा जा रहे हों, तो ये बात शिवाजी को भी नागवार गुजरेगी। और शिवाजी अब यहाँ क्या होगा, शांत नहीं बैठने वाले। उसके बाद में देखो संधि में और क्या हुआ, तो जो 1672 में हुआ, मतलब शिवाजी की इन्होंने फिर से लूट की थी। पहले तो शिवाजी ने सूरत को 1664 में लूटा, पुरंदर की संधि हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, 1672 में शिवाजी ने फिर से एक बार सूरत को लूटा और सलहर की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। सलहर नामक जगह है, तो उस जगह पर इन्होंने मुगलों की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। और शिवाजी ने देखो 2 कर लगाए थे, एक तो होता था चौथ और एक होता था सरदेश मुखी। चौथ कौन सा होता था, चौथ वह कर होता था जो जिस क्षेत्र में शिवाजी शासन कर रहे थे वहां की जनता से वसूला जाता था, उसको चौथ कहा जाता था। लेकिन सरदेश मुखी वो कर होता था जिस जो क्षेत्र शिवाजी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था, और जहां पर शिवाजी लूट मार करते थे या जिन क्षेत्रों को जीतते थे शिवाजी, वहां से सरदेश मुखी कर वसूलते थे। और ये कर मराठों ने किससे, मुगलों तक से वसूला था। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होगा, 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा कि कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं आएगा जो मुगल साम्राज्य को बचा ले। इसी वजह से क्या था कि मराठों ने सरदेश मुखी का कर तक वसूला था मुगलों से। तो 1574 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया तथा यह राज्याभिषेक किससे करवाया था, तो काशी, काशी अर्थात वाराणसी, वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान विद्वान थे विश्वेश भट्ट या गंगा भट्ट भी कहते हैं, इनसे करवाया था इन्होंने। शिवाजी अपना राज्याभिषेक देखो 2 बार करवाएंगे। और शिवाजी का विवाह सोयराबाई से हुआ था। इन्हीं को ये राजमहिषी भी कहते थे, अर्थात सोयराबाई को ही किसकी उपाधि मिली हुई थी, राजमहिषी की। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अब की बार अपना राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था। और कर्नाटक अभियान के दौरान ही नौसेना बनाई थी इन्होंने। जब कर्नाटक का अभियान किया तो इन्हें महसूस हुआ कि नौसेना भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ क्या देख रहे थे भाई, यहाँ पर उस समय के पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, फ्रांसीसी भी थे। तो इनके पास नौसेना थी, तो ये भी शिवाजी भी सोचते थे कि हाँ, कोई ना कोई तो अपनी भी नौसेना एक ऐसी होनी चाहिए। 1680 ईस्वी में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थी। देखो पहले जो व्यक्ति थे वो ज्यादा एक से अधिक पत्नियां रख लेते थे। और जो शिवाजी की मृत्यु पर जो सती हुई थी वो हुई थी पुतलीबाई। यह आप ध्यान रखना कि शिवाजी की 7 पत्नियों के नाम याद नहीं रखने आपको, लेकिन पुतलीबाई का नाम जरूर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पुतलीबाई ही शिवाजी की मृत्यु पर सती हुई थी, क्योंकि सती प्रथा जैसी घिनौनी कुरीति हिंदू समाज में थी। शिवाजी का प्रशासन देख लेते हैं कि किस तरीके से शिवाजी प्रशासन करते थे।
वो शिवाजी अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। इसका अर्थ ये है कि अंतिम शक्ति या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास थी? अंतिम निर्णय की शक्ति जो थी वो शिवाजी के पास थी। इनका साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। एक को ये स्वराज्य कहते थे। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र आता था, कर्नाटक आता था और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आता था। फिर दूसरे को कहते थे मुल्क ए कादिम। मुल्क के एक कादिम मतलब पुराना प्रदेश था। भूमि का वह अनिश्चित जो वैधानिक रूप से या अनिश्चित भाग जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन चौथ की वसूली की जाती थी वहां से ये चौथ वसूलते थे। और फिर भी क्या था, वो शिवाजी की सीमा में नहीं आता था। जैसे मुगलों की सीमा पर आक्रमण कर दिया, वहां से कर वसूल लिया, तो इस तरीके की ये कंडीशन करते थे वहां पर। इनकी अष्टप्रधान परिषद थी। अष्टप्रधान मतलब 8 व्यक्तियों का प्रधान समूह होता था ये। तो प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों का समूह था, या इसे एक 8 मंत्री परिषद भी कहा गया। लेकिन ये कहती थी आनुवंशिक थी। ये शायद कह लो, कुछ भी कह लो इसके बारे में, कि ये भूल थी शिवाजी की। जो भी देखो, उस समय हो सकता है आनुवंशिक पद मायने रखता हो, लेकिन ये जो पद था वर्तमान में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी एंगल से लाभकारी सिद्ध नहीं होता। और इसी वजह से तो क्या है, ज्यादातर देशों ने क्या अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया। कि जो जनता या प्रशासक होगा वो एक निश्चित समय के लिए चुनकर आएगा। और जब वो निश्चित समय के लिए चुनकर आएगा तो जनता उसे एक निश्चित समय के बाद क्या कर सकती है, आगे बनाए भी रख सकती है। यदि वो सही काम करेगा तो और आगे चलकर उसे हटा भी सकती है, यदि सही काम नहीं करता तो आनुवंशिक प्रथा है। पेशवा, जो पहला जो मंत्रियों में जो अष्टप्रधान थे उनमें पहला था पेशवा। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना होता था। राजा की अनुपस्थिति में सारे कार्यभार यही संभालता था। मतलब यदि शिवाजी किले में नहीं है तो सारे निर्णय का अधिकार पेशवा के पास था। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अंतिम निर्णय लेने की पावर शिवाजी के पास थी, केवल और केवल। और समस्त सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मोहर और हस्ताक्षर आवश्यक थी। मतलब जितने भी सरकारी दस्तावेज होंगे वो राजा ने यदि हस्ताक्षर कर दिया, अर्थात शिवाजी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो पेशवा की मोहर और हस्ताक्षर दोनों ही आवश्यक थे। तो ये कुछ इस तरह से पेशवा का पद था। उसके बाद में अमात्य था। अमात्य को मजूमदार भी कहा जाता था, और इसी यही क्या था, तो शिवाजी के काल में अर्थ मंत्री होता था, अर्थात मतलब वित्त मंत्री होता था एक तरीके से। यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और शिवाजी के समय में अमात्य जो थे वो कौन थे, वो रामचंद्र पंत थे। तो रामचंद्र पंत ने शिवाजी को अमात्य की पदवी दी थी। फिर थे मंत्री, और मंत्री को वाक्याधीश कहा जाता था। अब वाक्याधीश कैसे, तो ये दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। मतलब जो भी वहां पर काम हुए दरबार में, सभा जो लग रही है उसमें जो भी काम हो रहा है उसको लेखबद्ध करने का कार्य मंत्री का था। मंत्री अर्थात वाक्याधीश का था। राजा की सुरक्षा की व्यवस्था भी यही करता था। गुप्तचर और सूचना विभाग इसी के पास थे, कि गुप्तचर विभाग और सूचना विभाग किसके पास थे, तो मंत्री अर्थात वाक्याधीश के पास थे। सुमंत जो था, सुमंत को दबीर भी कहा जाता था, और यह एक विदेश मंत्री होता था। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। कौन है फॉरेन मिनिस्टर? फॉरेन मिनिस्टर है हमारे वर्तमान में एस जयशंकर। उसी तरीका का ये भी काम करता था, एस जयशंकर। सचिव, सचिव शुरनवीस या चिटनीस कहा जाता था इसको। ये पत्राचार विभाग का से संबंधित था। मतलब पहले देखो फोन वगैरह तो थे नहीं, या मेल वगैरह करते हैं नहीं, पहले केवल पत्राचार होता था। एक चिट्ठी दूसरे राज्य के लिए जाती थी, तो उसी को पत्राचार विभाग कहा गया। और सरकारी दस्तावेजों को तैयार करता था। फिर था सेनापति, इसको सरे नौबत कहा गया। यह सेना में भर्ती, संगठन, युद्ध सामग्री और कपड़ों की व्यवस्था करता था पूरी तरीके से। न्यायाधीश, न्यायाधीश नाम से ही पता लग रहा है कि न्यायाधीश कौन होगा। राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी और फौजदारी मुकदमे में निर्णय करता था। कोई दीवानी मुकदमा हो जाए, कोई फौजदारी मुकदमा हो जाए, तो उसके निर्णय में न्यायाधीश मुख्य भूमिका निभाते थे। फिर आते हैं आपके पंडित राव। और पंडित राव जो थे इनको सद्र भी कहा गया। ये धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार होते थे, और यही मुख्य पुजारी भी होते थे। जो भी पूजा वगैरह होनी है, हवन वगैरह होना है, वो सब कराने का कार्य किसका था, वो था सद्र का, सद्र अर्थात पंडित राव का। तो प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था। जैसे हमने 8 मंत्री देखे, तो 8 मंत्रियों के अधीन क्या था, इसमें भी क्या थे, विभाग बटे हुए थे। जैसे ये आपके 8 देख रहे हैं, जैसे दीवान है, मजूमदार है, फडनीस है, दफ्तरदार है, कारखानिस, चटनिस, जमादार और पोटनीस। अब देखो इसमें क्या है, तो दीवान जो होता था वो सचिव होता था उस कार्यालय का। मजूमदार जो होता था वो कैग होता था, वर्तमान कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
फडनिस जो होता एक कैग होता था, एक असिस्टेंट कैग होता था, एक फडनिस। दफ्तरदार जो होता था वो कार्यालय का क्या होता था, कार्यालय प्रभारी होता था। और खारकनिस रसद होता था। चटनिस पत्राचार करता था, जमादार खजांची था। और पोटनिस एक पोटनिस था, जो 8 भागों में ये बटे हुए थे। अब प्रांतीय प्रशासन किस तरह से चलता था इनका? प्रांतीय मतलब राज्य का शासन। तो राज्य का शासन ये किस प्रकार से करते थे? तो 5 भागों में बांटा हुआ था इन्होंने राज्य के शासन को। तो सबसे बड़ी इकाई जो थी वो प्रांत थी। प्रांत के बाद में सबसे उससे छोटी इकाई महाल थी। और महाल के ही प्रमुख को क्या कहा जाता था? सर हवलदार कहा जाता था। उसके बाद में महाल से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तरफो। तरफों को हवलदार कहा जाता था, या तरफों के प्रमुख को हवलदार कहा है इन्होंने। और फिर उसके बाद में गाँव। गाँव के मुखिया को क्या कहा इन्होंने? पाटिल। और फिर उसके बाद में आती थी पटेल। तो इस तरीके से इन्होंने अपने को क्या कर रखा था? अपने प्रशासन को 5 भागों में बांट रखा था। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज्य के नाम से पुकारते थे। सूरत के सलहेर दुर्ग तक मोरो त्र्यंबक पिंगेल को देखता था। मतलब सूरत से लेकर सलहेर तक के दुर्गों की देखभाल करने का श्रेय या शक्ति किसके पास थी? तो मोरो त्र्यंबक पिंगले के पास थी। कोंकण प्रदेश को अन्नाजी दत्तो देखता था, जो कोंकण प्रदेश है आपका। और दक्षिण में रघुनाथ पंत हुमंत था, ये इनको देखता था। फिर है आपका भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था क्या कहती है? देखो, इनकी भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर से मैच खाती है। दक्षिण भारत में था मलिक अंबर, उससे मैच करती है। अर्थात जो इनकी भूमि नापन की पैमाना था वो क्या था? 20 काठी लंबी और 20 काठी चौड़ी। तो ये क्या कहते थे? एक बीघा, एक वर्ग बीघा कहते थे। इसका अर्थात मतलब 20 लंबाई, 20 ही चौड़ाई। कितना हो गए? 400 काठी। 400 वर्ग काठी को इन्होंने क्या कह दिया? 400 वर्ग काठी को इन्होंने एक वर्ग बीघा कह दिया। ये कहनी चाह रहा है आपसे। और भूमि कर जो था वो उपज का 1/3 से 2/5 तक लिया जाता था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे किसी क्षेत्र की भूमि ज्यादा उपजाऊ हुआ तो ज्यादा कर लिया जाता था, कम उपजाऊ हुआ तो कम कर लिया जाता था। इसलिए क्या करा देख रहे हैं हम? 1/3 से 2/5 तक कर लिया जाता था। कर की वसूली का आधार क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो जिसके जनक कौन थे मुगल साम्राज्य में? अकबर का जो व्यक्ति था, अकबर का जो सहयोगी था टोडरमल। टोडरमल, इसने इन चीजों को क्या करा था? लेकिन टोडरमल भी किससे प्रभावित था? टोडरमल भी शेरशाह सूरी की कृषि व्यवस्था से प्रभावित था। तो ये सब लोग क्या है? कृषि से जुड़े हुए। चौथ राज्य की आय का 1/4 होता था। ये मुगलों के अधीन वाले क्षेत्रों से उनकी सुरक्षा के लिए वसूला जाता था। कुल मिलाकर कि यदि शिवाजी किसी क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा लेते थे तो वहां से क्या करते थे? वो चौथ वसूलते थे। और चौथ का मतलब 1/4 वसूला जाता था। सरदेशमुखी की 1/10 था, जो ये अनिवार्य था, ये अपनी जनता से लिया जाता था। 1/10 नहीं था, 1/8 था। तो ये अपनी ही जनता से लिया जाता था, जो अपने क्षेत्र की जनता होती थी। सैन्य प्रशासन क्या था? देखो, इसमें पैदल सैनिक भी थे, इसमें घुड़सवार भी थे। घुड़सवारों को पागा कहा गया। और पागा जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, बारगीर और सिलेदार। इनमें देखो क्या है, बारगीर जो थे उनको राज्य की तरफ से घोड़े मिलते थे। जो घोड़े मिलते थे वो राज्य की ओर से मिलते थे, अर्थात सरकारी खजाने की तरफ से घोड़े मिलते थे। और सिलेदार जो होते थे, सिलेदार इनके पास स्वयं के घोड़े होते थे, इनको सिलेदार कहा गया। अर्थात पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि शिवाजी या मराठा साम्राज्य में सिलेदार किसे कहा गया? सिलेदार उनको उन लोगों को कहा गया जिनके पास स्वयं के घोड़े होते थे। नेक्स्ट है आपका फिर तोपखाना और फिर एक नौसेना। ध्यान करो, कर्नाटक युद्ध के दौरान ही उन्होंने क्या देखा था? कि नौसेना बनाने का प्रयास किया था। 25 बारगीर के ऊपर एक हवलदार होता था। ये भी आप ध्यान रखना कि 25 बारगीर बराबर किसके? एक हवलदार के। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 25 बारगीर बराबर है एक हवलदार। उसके बाद में जो 5 हवलदार को मिला दें, तो 5 हवलदार मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? या हवलदार जो होंगे, 5 हवलदार जो होंगे, उनके ऊपर जो अधिकारी होगा उसे जुमलादार कहा जाएगा। जुमलादार। उसी तरीके से यदि 10 जुमलादार को देखें तो एक हजारी कहा जाएगा उनको। और सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था। पीछे भी देख चुके थे, अष्टप्रधान में थे ये। और 29 सेनापति थे शिवाजी की सेना में। 45,000 बारगीरों को अश्वरोही कहा गया। और 1 लाख पैदल सैनिक थे इनकी सेना में, और 1200 हाथी भी थे। ये आप ध्यान रखना, किसी भी एंगल से वो सवाल को घुमा सकता है। कि ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि 10 जुमलादार पर या एक जुमलादार पर
जो होता था एक जुमलादार कितने हवलदारों के बराबर होता था, या एक जुमलादार कितने बारगीरों के बराबर होता था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी गुणा भाग लगानी पड़ेगी। एक जुमलादार जो था वो किसके कितने बारगीरों के बराबर था। तो अब आप देखो, सोचो, जब एक जुमलादार किसके बराबर है, 5 हवलदार के बराबर है, और एक हवलदार किसके बराबर है, 25 बारगीर के बराबर है, तो क्या कितने एक जुमलादार में कितने बनेंगे, एक जुमलादार जो होगा वो 25 बारगीर 5 गुणा 25 के बराबर होगा, तो 25 पंजे 125। तो ये जो बनेगा ये बारगीर 125 बारगीर के बराबर था जुमलादार। थोड़ा सा आइडिया रखना जरूर, इनके बारे में पूछ लेता है मिलान करने के लिए कि कौन कौन क्या थे। उसके बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारी को देख लेते हैं कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। देखो, 21 अप्रैल 1680 को उत्तराधिकार के उल्लंघन करते हुए राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया गया। तो शिवाजी जो राजाराम बने वो क्या होंगे, राजाराम बनेंगे अब लेकिन कुछ कंडीशन और भी बन जाएंगी। कुछ समय बाद संभाजी ने इसे गद्दी से उतार दिया। देखो, तो पुत्र कौन थे, संभाजी, शिवाजी के। अब देखो, संभाजी 1680 से क्या करेंगे, शासन करेंगे 1689 तक। इनकी माता का नाम था साईबाई, गुरु थे केशव भट्ट और उमाजी पंडित, दोनों गुरु थे, और पत्नी थी येसुबाई। और इन्हीं से ही संभाजी से ही पुत्र उत्पन्न हुआ था, संभाजी का ही पुत्र था साहू जी। और इनके समय में बहुत ज्यादा षड्यंत्र हुए, संभाजी के समय में। और अष्टप्रधान टूटकर बिखर गया। जो अष्टप्रधान से पेशवा को या सो ये कह लो राजा को सलाह देता था, वो बिखर गया पूरी तरीके से। और इनके समय में कवि कलश को पेशवा बनाया गया। एक व्यक्ति था कवि कलश। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को शरण देने के कारण संभाजी को और कवि कलश की हत्या कर दी जाती है। कि औरंगजेब का पुत्र था शहजादा अकबर, इसने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का साथ दिया किसने, संभाजी और कवि कलश ने। बाद में औरंगजेब ने इन दोनों की ही हत्या करवा दी, कवि कलश की भी और संभाजी की। उसके बाद में अगले शासक बनेंगे राजा राम। तो 1690 से 1700 तक ये रहेंगे। तो औरंगजेब ने रायगढ़ पर अपना अधिकार कर येसुबाई और साहूजू को कैद कर लिया। ये कौन थी, ये संभाजी की पत्नी थी। और साहू जी कौन थे, साहू जी इसके पुत्र थे येसुबाई के। अब देखो, राजा राम जिंजी के किले में पहुंच गया, और ये लगभग 8 वर्षों तक वहीं जिंजी के किले में ही कैद रहा। क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो ये सब यहाँ से क्या हुए, भाग खड़े हुए। और भाग खड़े हुए तो इधर उधर ये जाकर छिप गए। पेशवा में इन्होंने नया पद प्रतिनिधि जोड़ा था। और 1700 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, 1700 ईस्वी। उसके बाद में ताराबाई शासन संभालेंगी। कौन थी, राजा राम की पत्नी थी। वो जो राजा राम की मृत्यु हुई उसके बाद में जो शासन की बागडोर संभाली वो ताराबाई ने संभाली। अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया इन्होंने। और इनके समय में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था, काफी हुआ था। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और ये क्या कर लेती है बाद में, फिर ये जो थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह संधि कर लेता। किससे, मराठों से। क्योंकि मराठे क्या थे, मराठे जब भी चाहते थे, अब बहादुर शाह के समय में, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तर मुगलकालीन जितने भी सम्राट आएंगे वो सब इस लायक नहीं होंगे कि मराठाओं की शक्ति का सामना कर लें। तो इसी वजह से क्या कर लिया, ये यहाँ से चौथ और सरदेशों की वसूलना शुरू करेंगे इस क्षेत्र से। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, और यह युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ। और इसमें क्या होगी, ताराबाई की हार हो जाती है। क्या अगले पेशवा या अगले राजा जो बनेंगे वो बनेंगे साहू जी। साहू जी जो रहेंगे वो 1707 से 1749 तक रहेंगे, काफी लंबा समय रहेगा इनका। इनका राज्याभिषेक 1708 ईस्वी में हुआ। इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने नया पद सैन करते को बनाया। इस पद पर सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को बैठाया गया था। ध्यान रखेंगे, ये जो नया पद साहू जी के द्वारा बनाया गया सैन करते, इसका सबसे पहला व्यक्ति या पहला पद जो दिया गया था वो बालाजी विश्वनाथ को दिया गया था। और मराठा टूटकर फिर से क्या हुआ, इन्हीं के समय में मराठा दो भागों में टूटा, सतारा और कोल्हापुर। कोल्हापुर से क्या थी, दो जो ताराबाई युद्ध में हारी थी, वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए क्या कर रहा था कि दोनों ने बांट दिया अपने को। साहू जी को सतारा मिल गया, और कोल्हापुर जो मिल गया वो ताराबाई को मिल गया। और राजा राम की दूसरी पत्नी थी राजसबाई थी। इनका पुत्र था संभाजी, संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय, और संभाजी द्वितीय ने ही साहू जी के पास संधि प्रस्ताव भेजा था कि संधि कर लेते हैं एक दूसरे से। तो कब यदि आपस में ही फूट पड़ जाएगी तो साम्राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, और वही काम यहाँ भी हो रहा था। राजाराम द्वितीय 1749 से 1750 तक बनेंगे। संगोला की संधि हुई, राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में संगोला की संधि हो जाती है। इस संधि के बाद वास्तविक नेता के रूप में कौन उभर कर आते हैं, पेशवा।
जो पेशवा के पद थे वो उभर कर आते हैं यहाँ से। पेशवा का जो पद निकलेगा वो यहाँ से निकल कर आएगा। अब देखो पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति कैसी थी। तीन पेशवा पढ़ने हैं आपको, ज्यादा पढ़ने भी नहीं है। पहला बालाजी वासीनाथ, उस सैन करते का पद पहला इसे ही दिया गया था। फिर आएंगे बाजीराव प्रथम और फिर आएंगे आपके बालाजी बाजीराव। तो स्टार्ट करते हैं बालाजी विश्वनाथ को लेकर। तो देखो उसके पहले भी पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति देख लेते हैं कि कैसी थी। देखो इनकी सत्ता का उत्थान किसके समय में, साहू और राजाराम और ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध के दौरान हुआ। अर्थात पेशवाओं ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने का काम कब किया, जब साम्राज्य में अपनों के बीच में ही क्या पड़ गई, फूट पड़ गई थी। तो इन्होंने पेशवाओं ने अपने आप को क्या हुआ, स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया। और ये इसमें प्रयास में क्या हुए, सफल भी रहे, काफी हद तक सफल भी रहे। पेशवाओं ने महाराष्ट्र को राजनीतिक स्थायित्व और शांति प्रदान की। अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर उन्नति करते हुए स्वयं ही मराठा राज्य के क्या बन गए, सर्वे सर्वा बन गए। जो राजा थे, जैसे शिवाजी के काल में सबसे उत्तराधिकार का जो था, शिवाजी के समय में सबसे अहम निर्णय लेने का अधिकार केवल शिवाजी को था। उसके बाद पेशवा का नंबर आता था। लेकिन अब यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि सर्वे सर्वा बन गए पेशवा। उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन करेंगे। एक ब्राह्मण था बालाजी विश्वनाथ जो थे। मुगलों और मराठों के बीच में स्थायी समझौता किया इसने। इसी समझौते में दक्कन के 6 मुगल सूबों की चौथ और सरदेशों की वसूलने का अधिकार दे दिया गया। मराठे जरूरत पड़ने पर मुगलों की सहायता करेंगे, ये कहा गया। तो इस तरह की कुछ संधियां हुई। और रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, महान आज्ञा पत्र। तो मैग्ना कार्टा कई बार भी दिया जाएगा, अलग अलग राजाओं के पक्ष में अलग अलग रूप से दिया जाएगा। तो रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को, जो किसके बीच हुई, मुगलों और मराठों के बीच में जो संधि हुई, इसी संधि को मैग्ना कार्टा कहा। इसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। किसको, बालाजी विश्वनाथ को। बाजीराव प्रथम आता है, फिर 1720 से 1740 तक शासन करेगा ये। तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने का नीति बनाई। तथा इनका नारा था क्या, मराठों की पताका कृष्णा से लेकर अटक तक। अटक देखो, कृष्णा नदी नीचे कहाँ थी, दक्षिण में। कृष्णा नदी बहती थी ऐसे। और जो क्षेत्र था वो ऊपर का क्षेत्र था, ये वाला अटक का मतलब यहाँ तक, उत्तर तक। अटक उत्तर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इनकी मराठा पताका का मतलब ये था कि कृष्णा नदी से लेकर अटक नदी तक इनका क्या होना चाहिए, राज्य क्षेत्र होना चाहिए। और 1724 ईस्वी में क्या हुआ, सूकरखेड़ा के युद्ध में इसमें मराठों ने निजामुल मुल्क का साथ दिया। इसमें मुगलों की क्या हो जाती है, पूरी तरीके से हार हो जाती है। तो सूकरखेड़ा का जो युद्ध लड़ा गया वो किस किस के बीच लड़ा गया, वो निजाम और मुगलों के बीच लड़ा गया था। जबकि मराठों ने किसकी सहायता की थी, निजामों की सहायता की थी। पालखेड़ा का युद्ध हुआ फिर। उस पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 1728 में हुआ। इसमें बाजीराव ने निजामुल मुल्क को हरा दिया। अब क्या क्या हुआ, पहले तो मुगलों को हरा दिया निजामुल मुल्क के साथ मिलकर। फिर बाजीराव ने उल्टा खेल खेला कि निजामुल मुल्क पे ही आक्रमण करके इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, निजामुल मुल्क चालाकी से क्या कर देता है, वो संधि कर लेता है। और ये संधि जो होती है मुंशी शिवगांव की संधि होती है। तो ये ध्यान रखना कि मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई, 1728 में। किस युद्ध में हुई, पालखेड़ा के युद्ध में। और उसके साथ साथ किन किन के बीच हुई, तो बाजीराव के बीच में, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाजीराव ने गुजरात में और मालवा की विजय की थी, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र इसने जीते थे। छापामार युद्ध में शिवाजी के समतुल्य था। बुंदेलखंड की विजय की, क्योंकि यह इलाहाबाद की सूबेदारी के क्षेत्र में आता था। बुंदेल नरेश छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी। तो बुंदेल के राजा थे छत्रसाल, और इन्हीं की लड़की थी, पुत्री थी मस्तानी। और इसी ने बाजीराव को पत्र लिखा था बुंदेलों को बचाने के लिए, बुंदेल को मतलब बुंदेलखंड को बचाने के लिए। और इसी बीच में क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और उसके बाद में बाजीराव मस्तानी, बाजीराव और बालाजी बाजीराव, जो मस्तानी और बालाजी बाजीराव था, वो क्या कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। और 1739 में बसीन की विजय हुई। यह बसीन पुर्तगालियों की राजधानी थी। अगला पेशवा बनेगा बालाजी बाजीराव। तो ध्यान रखना, देखो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। ये ध्यान रखना बस। 1740 से 1761 तक इनका शासनकाल रहेगा। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। संगोला की संधि 1750 में हुई थी। यह संधि पेशवा और राजाराम द्वितीय के बीच में हुई थी। क्योंकि राजाराम के जो पुत्र थे, राजाराम द्वितीय, वो भी क्या कर रहे थे, वो भी
देखो सारी शक्ति वास्तव में राजा कौन बनता, राजा राम दूत, लेकिन सारी शक्ति किसके पास थी, पेशवा के पास। इसी वजह से क्या हुई, दोनों के बीच में संधि हो जाती है संगोला की। 1752 ईस्वी में मलकी की संधि हुई। इसमें निजाम बरार का 50% भाग मराठों को देना पड़ा, मतलब निजाम को बरार का 50% भाग किसको देना पड़ गया, मराठों को। और इसी मलकी की संधि के दौरान और पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में हुआ, जो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। और यहाँ पर कौन था, बालाजी बाजीराव के बीच। मराठे की ओर से कौन भाग ले रहा था, तो बालाजी बाजीराव भाग ले रहा था। इसमें मराठों की पूरी तरीके से हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली का साथ रोहिला सरदार नजीबुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने दिया था। और इस युद्ध पर इसके युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो कांची राज पंडित था। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, इसे नहीं भूलना है कि जो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो उसका प्रत्यक्षदर्शी था काशीराज पंडित। अब देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। अब देखो इतना सब कुछ किसी की आंखों से तो छुपा हुआ नहीं। अंग्रेज जो थे वो सब कुछ ये भली भांति देख रहे थे कि मराठा साम्राज्य में क्या हो रहा है। और इसी बीच में क्या होते हैं, अब अंग्रेज सक्रिय हो जाएंगे 1761 के युद्ध के बाद में। और 1761 के युद्ध के बाद में मराठा इनसे अंग्रेजों से 3 युद्ध करेंगे और तीसरे युद्ध में इनकी कहानी खत्म हो जाएगी मराठाओं की। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तो देखो आंग्ल मराठा युद्ध में क्या क्या हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद भी मराठा की जीवन शक्ति अभी भी बची हुई थी, थोड़ी बहुत बची थी। इसी क्रम में अंग्रेज इनसे 3 युद्ध लड़ते हैं, जिसमें प्रथम युद्ध में वे अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं। मतलब प्रथम युद्ध जो हुआ वो अंग्रेज उसमें हार गए। अ, लेकिन परंतु द्वितीय और तृतीय युद्ध में उनकी हार हो जाती है, किसकी, मराठों की। इस युद्ध में मराठे जो दूसरा और तीसरा युद्ध होगा पूर्णतः हार जाते हैं और अंततः मराठा राज्य पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का हुआ तो 1775 से 1782 तक युद्ध हुआ। अब आप सोचो कि इस बीच में कुछ और भी तो हो रहा था। इस 1780 से 1784 के बीच में ये मंगल मैसूर युद्ध भी तो लड़ रहे थे 1784 के बीच में। तो दो दो युद्ध एक एक साथ लड़ रहे थे ये। अब देखो क्या हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद माधवराव पेशवा बनना चाहता था। यह अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित करता है तथा दक्षिण को मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करता है। माधवराव के समय में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का साथ छोड़ इसने क्या कर दिया, मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बादशाह जो था वो शाह आलम द्वितीय, इसका मतलब इसने अंग्रेजों की अधीनता को, अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया और किसके साथ लग गया, मराठों के साथ लग गया। 1772 में अचानक माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो फिर से खेल पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इसके पश्चात रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था, लेकिन पेशवा का पद मराठा सरदारों ने माधवराव के छोटे भाई नारायण राव को प्रदान कर दिया। अब क्या, आप सोचो, क्या रघुनाथ राव इससे संतुष्ट होगा इस बात से। परंतु नारायण राव रघुनाथ राव के षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है और उसकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। नारायण राव की हत्या के बाद उसको एक पुत्र था जिसे माधवराव द्वितीय कहा गया या माधवराव नारायण राव के नाम से भी जाना जाता है। पेशवा बना दिया गया। ये अल्पवयस्क था क्योंकि यह एक बच्चा था। इसी वजह से क्या था, शासन संचालन के लिए 12 मराठा सरदारों का एक परिषद बनाया गया जिसे 12 भाई परिषद के नाम से भी जाना जाता है और जिसका अध्यक्ष कौन था, नाना फर्नांडिस। नाना फर्नांडिस को ही 12 मराठा परिषद का संघ का प्रमुख बनाया गया था। इससे रघुनाथ राव की पेशवा बनने की जो संभावना थी वो कैसी होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और अंततः इसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्या हुआ, पेशवा तो बनना था इसे, चाहे कैसे भी बने। तो इसी बीच में क्या था, ये अंग्रेजों से मदद के लिए पहुंच जाता है। अंग्रेज तो ये सब कुछ चाहते थे कि कोई आए, एक बार मौका मिले अंग्रेजों को। और 1775 में क्या करता है, अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लेता है। अब इस संधि में देखो क्या क्या हुआ। तो सूरत की संधि ध्यान रखना किस किस के बीच हुई, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के द्वारा रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट, घाना और बसीर इत्यादि के दुर्ग देगा। इसके अलावा अंग्रेजों को 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपया अंग्रेजों को खर्च देगा। अंग्रेज खर्च देंगे जितना भी वो खर्चा होगा, सेना का, अंग्रेजी सेना का खर्चा होगा जीतने के लिए, उसे कौन, उसकी भुगताई कौन करेगा, उसकी भुगताई करेगा रघुनाथ राव। और बदले में अंग्रेज इसे अपनी सेना और पेशवा पद प्राप्त करने में सहायता करेंगे। तो इस तरीके की संधि में कुछ बातें लिखी हुई थी। दूसरी तरफ क्या हुआ, कलकत्ता काउंसिल जो थी, एक सारे निर्णय कहाँ से आते थे, कलकत्ता से होकर, तो सूरत की संधि को अस्वीकार कर देती है।
कलकत्ता काउंसिल जो थी, और पेशवा से पुरंदर की संधि करती है। अब ये रघुनाथ राव से नहीं हो रही, अब ये सीधी पेशवा से पुरंदर की संधि हो रही है, और ये संधि 1776 में हुई थी। तो पुरंदर की संधि, और इसके द्वारा अंग्रेज रघुनाथ राव को सहायता न देने का वचन देते हैं। अब पासा देखो उल्टा पड़ गया बिल्कुल पूरी तरीके से। अब इसमें क्या हुआ, जो लंदन, लेकिन लंदन काउंसिल में ये बात चली गई, और लंदन काउंसिल में जो कलकत्ता काउंसिल ने बातें कही थी वो उलट दी पूरी तरीके से, उनको अस्वीकार करके बॉम्बे काउंसिल की शर्तों को स्वीकार कर लिया और सूरत की संधि को सही ठहरा दिया। इसका मतलब अब रघुनाथ राव की क्या हुई, जो उम्मीद टूटी थी वो एक तरफ से फिर से खड़ी होने लगी, और लंदन काउंसिल के द्वारा सूरत की संधि की पुष्टि होते ही अंग्रेज और मराठे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आ जाते हैं, युद्ध में आ जाते हैं पूरी तरीके से। 1779 में मराठे अंग्रेजों को ही युद्ध में पराजित कर देते हैं, और क्या करते हैं, बड़गांव की संधि कर लेते हैं। बड़गांव की संधि तो बड़गांव की संधि कब हुई, तो बड़गांव की संधि हुई 1779 ईस्वी में, किस किस के बीच हुई, मराठे और अंग्रेजों के बीच में हुई। और जब ये संधि हुई तो लेकिन वारेन हेस्टिंग्स युद्ध को जारी रखना चाहता था, लेकिन क्या था, एक दूसरी तरफ भी तो युद्ध चल रहा था, ये मैसूर में भी उलझे हुए थे। इस समय जो सेना का सेनापति था यहाँ पर, यहाँ की सेना का, वो था वारेन हेस्टिंग्स। इसी समय अंग्रेज दक्षिण में मैसूर से युद्ध में उलझ गए, और अंग्रेज दक्षिण में एक साथ दो शक्तियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से क्या हो जाता है, 1782 में अंग्रेज और मराठों के मध्य सालबाई की संधि हो जाती है। अंग्रेज और मराठों के मध्य जो हुई सालबाई की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को क्या कर दिया जाए, वो मराठा युद्ध को विराम दे दिया जाता है, अर्थात रोक दिया जाता है, जो अगले 20 वर्षों तक क्या थी, कोई युद्ध नहीं होगा, मतलब मराठे और अंग्रेजों के बीच में अगले 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं होने वाला। तो सालबाई के संधि के, इसका मतलब क्या था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो चला आपका 1785 से 82 तक, उस युद्ध में 75 से 82 तक, उस युद्ध में क्या हुआ, मराठे जीते और अंग्रेज हारे, और इसी बीच में क्या हुआ, सालबाई की संधि हुई। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ देखो, अब तक जो 20 वर्ष का समय था, इसमें क्या होता है कि मराठा साम्राज्य टूट जाता है, और टूटकर कितने 5 भागों में बिखर जाता है। देखो, सालबाई के संधि के पश्चात जहां अंग्रेज अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहे, वहीं मराठे आपसी संघर्ष में खुद भी कूद गए, मतलब आपसी संघर्ष ही शुरू हो गया। और इस समय मराठा साम्राज्य क्या था, 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है, जैसे ग्वालियर, पुणे, इंदौर, नागपुर और बड़ौदा। इसका मतलब क्या था कि ग्वालियर में पेशवा कौन था, सिंधिया थे। पुणे में पेशवाई का शासन कर रहे थे, इंदौर में होलकर थे, नागपुर में भोसले थे, और बड़ौदा में गायकवाड़ शासन कर रहे थे। तो ये देखो, ये क्रम जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने भी लगा लो इस पे, या कितने भी स्टार लगा लेना, ये जरूर याद होना चाहिए आपको। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, अक्सर इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन कहाँ था, ग्वालियर में कौन शासन कर रहे थे, पुणे में कौन शासन कर रहे थे, इस तरीके से सवाल अक्सर बनते हैं। इन 5 मराठा सरदारों का एक संघ बना था, जिसे मराठा संघ कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष कौन होता था, पेशवा। 1795 ईस्वी में पेशवा जो माधवराव द्वितीय था वो आत्महत्या कर लेता है। इसके पश्चात रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है, और यह अंततः दुर्बल और कमजोर चरित्र का पेशवा था, चलो अच्छा पेशवा नहीं था। पेशवा बनते ही यह मराठा संघ पर नियंत्रण करने हेतु मराठा संघ में फूट डाल देता है। देखो, खुद ही अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये लोग। उसके बाद में ये सिंधिया को मिलाकर होलकर के विरुद्ध मोर्चा खोल देता है, मतलब आपस में युद्ध में लड़ पड़े अभी। इसी दौरान बाजीराव द्वितीय होलकर के भाई की हत्या कर देता है। भाई की हत्या के बाद में यशवंत राव होलकर पुणे पहुंचकर सिंधिया और पेशवा की सम्मिलित सेना को हराकर शहर पर अधिकार कर लेता है। इसी दौरान बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। बाजीराव द्वितीय के भागने पर ही होलकर ने विनायक राव को पेशवा बना दिया। अब देखो, जो बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंचा, अंग्रेज तो अपने आप को मजबूत करने पर तुले हुए थे, और इसी बीच में क्या हुआ, अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पास जाकर उनसे बचीन या बैसिन या वसई की संधि कर लेता है, कब, 1802 ईस्वी में। और इसी को ही क्या कहते हैं करके सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है, जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी उसको स्वीकार कर लेता है। तो वेलेजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1803 में असई नामक स्थान पर सिंधिया एवं भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ जनरल लेक सिंधिया को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लेता है। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने युद्ध क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। इस पराजय के पश्चात भोसले अंग्रेजों से क्या करते हैं, देवगांव की संधि करते हैं। तो देवगांव की संधि जो हुई वो भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। वहीं सिंधिया वो सूजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं, किससे, अंग्रेजों से।
इन दोनों संधियों के मध्य से ये सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं, वेलेजली की सहायक संधि को ये भी स्वीकार स्वीकार कर लिया इन्होंने। और 1804 में होलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाता है, परंतु वह भी पराजित हो जाता है, क्योंकि देखो ये अलग अलग लड़े थे। और यदि एक साथ लड़ते, पांचों के पांचों एक साथ लड़ते, तो इन्हें अंग्रेज हरा नहीं सकते थे फिर भी, चाहे अंग्रेज कितने भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो गए हों। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बीज ही ऐसे बो दिए कि इन पांचों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और अलग करके इन्होंने बारी बारी से सबको हराना शुरू कर दिया। और होलकर और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई, कब हुई, 1804 ईस्वी में हुई, राजघाट की संधि। और होलकर को राजघाट की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार मराठे निर्णायक रूप से अंग्रेजों द्वारा पराजित हो जाते हैं, तथा इस युद्ध में मराठों की हार ने यह तय कर दिया कि अब भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने में मराठे सक्षम नहीं है। क्योंकि मराठे जो होते हैं वो पूरी तरीके से, देखो कोई भी साम्राज्य हो, यदि वो आपस में ही फूट पड़ जाएगी और आपस में ही टूट जाएगा, तो उसे उसको पतन की ओर रोकने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी वजह से ये था, अब ये क्या थे, अंग्रेजों को बाहर तो नहीं निकाल पाएंगे अभी। इस युद्ध के संदर्भ में मालसेन ने कहा है कि अब अंग्रेजों को कोई भी भारत में पराजित नहीं कर सकता। मालसेन के अनुसार देखो, दो ही शक्तियां ऐसी थी, एक तो थी दक्षिण भारत में की दोनों शक्तियां ऐसी थी, एक तो थे मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान, दूसरे थे मराठे। ये ही हरा सकते थे, जबकि इन्होंने प्रयास भी करा, जबकि जो पहला युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों को हरा दिया गया हैदर अली के द्वारा। मराठों में जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों को हरा दिया गया मराठों के द्वारा। तो इस तरीके से हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये दोनों ही हार जाते हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी समाप्ति, मैसूर की समाप्ति, और तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध में अंग्रेज मराठों की समाप्ति करती जाएगी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसमें क्या होगा, देखो अंग्रेजों के साथ की गई संधि से मराठा सरदार परेशान थे, क्योंकि संधि जो थी वो बहुत खतरनाक होती थी, कि अंग्रेजी सेना को भी यही रखेंगे अपने पास, उसका वेतन भी यही देंगे सेना का, लेकिन सेना को अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब अंग्रेज ऑर्डर देंगे जब ही सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो वह दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और अधिक नियंत्रण करती जा रही थी, तथा मराठा सरदार अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। पेशवा के नेतृत्व में मराठा अंग्रेजों से मुक्त होने का अंतिम प्रयास करते हैं, परंतु अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। जीत के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया, और बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेज दिया। कहाँ, कानपुर में एक जगह पड़ती है बिठूर, तो यहाँ पर ये अंग्रेजों को, ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र को यहाँ भेज देते हैं। बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज देते हैं कानपुर के पास। इस प्रकार मराठों के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा की गद्दी पर बैठाकर संधि कर ली जाती है। इस नाम मात्र के ही रह गए पेशवा, बाकी और शक्ति, सारी शक्ति कहाँ चली गई, पूरा मराठा साम्राज्य कहाँ मिला लिया गया, पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आ गया। और उसी प्रकार मैसूर पूरा पूरा मैसूर भी अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार चलने लगा। तो इस प्रकार जो देखा हमने मराठों को यहाँ पर देखा, को मराठों का हमने पूरा प्रारंभिक इतिहास देखा, और अंत भी उनका देखा कि किस प्रकार से अंत हुआ। कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको थोड़े से ध्यान रखना है, कि किस तरीके से मराठाओं का उद्भव हुआ, और किस तरीके से वो अपने धीरे धीरे उत्थान के साथ साथ धीरे धीरे फिर वो किसकी तरफ बढ़े, पतन की ओर बढ़ते चले गए। और यदि आपको लगता है कि इसकी पीडीएफ होनी चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराती जाती है। उसके साथ साथ यदि आपको हिस्ट्री का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल है, तो आप वहाँ पर मेल कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो आप उसके लिए भी मेल कर सकते हैं, और 8 से 10 दिन के भीतर आपकी जो हार्ड कॉपी है वो आपके अपने एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।